हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HP1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं, हम लोग इसको एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं। तो और हम लोग पढ़ेंगे एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स हम लोग ये वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस वाले वीडियो में, और हमारा यूनिट 1.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट हो गया, सारे यूनिट्स कवर हो चुके हैं। बस और एक बचा रहेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बस उसके बाद HP1 पूरा कंप्लीट। ओके, आप पूरा अच्छे से देखना, प्लेलिस्ट बना रखा है, सीरीज वाइज देखना, अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। और जहां के भी नोट्स अच्छे लग रहे हैं वहां के नोट्स अपने बुक में उतारो, रिवाइज करते रहो, वीडियो समझो, ध्यान से अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, रिवाइज करते रहो जिससे खुद ही चीजें याद रहेगी। तो याद करने की एक्स्ट्रा नीड नहीं पड़ेगी कि आप बैठ करके याद कर लो, ऐसा नहीं पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, सीधा तुरंत समझो समझो और समझते रहो टाइम टू टाइम। जैसे रिवाइज करते रहोगे बस चीजें वैसी याद रहेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ये लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच देयर इज अ नेट मूवमेंट of the solvent through a selectively permeable membrane। हम लोग को पता है हमारा जो लिपिड बाइलेयर है, जो हमारा सेल का जो लिपिड बाइलेयर लेयर होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड में भी दो, चैनल मीडिएटेड, ये कैरियर मीडिएटेड। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक तरीके का टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, याद रखना पहला पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स ऐसा बनाओ, ऑस्मोसिस लिखो हेडिंग, और उसमें से ना ऐसे वर्ड लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। फिर यहाँ पर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। फिर यहाँ पर ये एक तरीके का, ये किसके थ्रू होता है, सिलेक्टिवली परमेबल। ऐसे वर्ड्स वाइज वर्ड लिखो, हर एक लाइन का पूरा लाइन मत लिखो, एक वर्ड लिखो, उस लाइन का मेन इंपॉर्टेंट वर्ड लिखो, और बाकी तो सेंटेंस आप एग्जाम में बना के आ ही सकते हो। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? एक टाइप का डिफ्यूजन होता है। नेट मूवमेंट किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है। ऑस्मोसिस याद रखना, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, याद रखना। और किसके थ्रू होएगा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्यों सिलेक्टिव है? क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो कुछ कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ कुछ चीजों को नहीं आने देता है। उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब इसका बात करूं, ऑस्मोसिस एक तरीके का ना क्या है, ध्यान से देखना, पैसिव प्रोसेस, याद रखना। ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस in a living system. The solvent is a water which moves by the osmosis across the plasma membrane from the area of the higher water concentration to an area of lower water concentration। याद रखना, ये इसके दो, ऑस्मोसिस के दो डेफिनेशन याद रखना। पहला डेफिनेशन मैं बताता हूँ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। मैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होगा, ये अगर मैं पैसिव प्रोसेस की बात करूं तो हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का, जहां पर हायर कंसंट्रेशन है टुवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन यहां लिखा है, ये वाले में, इसमें क्या लिखा है कि जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, याद रखना। और जहां पर हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है मींस लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, याद रखना। तो दोनों की डेफिनेशन की मीनिंग है कि ये बस एक सॉल्यूट के टर्म्स में, एक सॉल्वेंट के टर्म्स में, इतना याद रखना। ठीक है, तो जो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है हमारा सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस का है एक तरीके का नेट मूवमेंट है सॉल्वेंट का। अगर सॉल्वेंट के ही रिस्पेक्ट में डेफिनेशन पूछूं तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर सोल्यूट की बात करूं तो लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूट टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन सोल्यूट, याद रखना। अब क्यों हायर है आपको पता चला ना, क्योंकि सॉल्वेंट कम है और लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट ज्यादा है। तो बेसिकली वही सॉल्वेंट, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हमारे क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस द वाटर मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीके से। पहली बात तो एक ये होगा, वो सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है उसके बीच में से जा सकता है, साइड से जा सकता है।
ठीक है, एक तो सीधा क्रॉस कर सकता है, हम लोग ने पढ़ा है स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, ठीक है, ये सब हो गए, तो सीधा मूव कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और दूसरा जो मूवमेंट है वो चैनल के थ्रू भी हो सकता है, वाटर का मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स क्या होता है, ये वाटर के चैनल्स होते हैं सेल्स के अंदर, जहां पर वाटर इसके थ्रू आ सकते हैं। तो एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ सकते हैं, और दूसरी चीज वो चैनल्स के थ्रू भी आ सकते हैं, एक्वापोरिन्स के थ्रू। ठीक है, याद रखना, एक्वा मीन्स होता है वाटर के थ्रू और पोरिन्स मीन्स चैनल। तो चैनल के थ्रू वाटर आता है, उसको एक्वापोरिन्स उस चैनल के थ्रू बोलते हैं, और एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी आ सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी तो कोई डाउट नहीं है स्लाइड में? आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड, चलो बढ़ते। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग देखो, ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से ये डायग्राम को। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, 3 बीकर है आपके सामने, ठीक है, 3 बीकर है। ये है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर, और ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? याद है? अब ध्यान से सुनो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, अगर थोड़ा बहुत इधर हुआ होगा तो। मैं अगेन ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, ये एक्सप्लेन करता हूँ वापस से, ठीक है। 3 बीकर है हमारे सामने, तीनों में एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब बाहर निकाले हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगेन मैं बता देता हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस सेम टोनिक, मींस सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब किसके सेम? हमारे बॉडी फ्लूइड के जो ऑस्मोलरिटी है, उसके जो कंसंट्रेशन है उसके सेम। अब वो कैसे अचीव किया जाता है? हम लोग बनाते हैं 0.9% NaCl। अगर इतना हम लोग ने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया तो हमारा ये आइसोटोनिक होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के कंसंट्रेशन के बराबर। तब होता क्या है, अब इसमें ना आरबीसी हम लोग डालते हैं, यहाँ पर देखो आरबीसी डाला है। अब आरबीसी डालेंगे, अब सेम कंसंट्रेशन पे डालेंगे, जो साइटोप्लाज्म, जो आरबीसी के सेल के अंदर जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन और जो बाहर सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, इसलिए आइसोटोनिक बोल रहे हैं। तो आइसोटोनिक है मींस इसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेम है। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम होगी, मींस इसमें जो नेट मूवमेंट है सॉल्वेंट का, ऑस्मोसिस नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा मूवमेंट? क्योंकि सेम कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा? एकदम सेम है, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। इसलिए आरबीसी की जो शेप है, बायकॉन्वेक्स शेप, वो सेम रहने वाला है, ठीक है। क्या बोला मैंने? सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड बीकर की, ये हमारा सेकंड बीकर है। अब इसकी बात करते हैं, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक, हाइपो मींस कम, आइसो मतलब होता है सेम, टोनिक मींस होता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस कम, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग अब जैसे सेल के अंदर हमारा फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। और अभी हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा साइटोप्लाज्म ऑस्मोसिस में कि जहां पर लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब बाहर सॉल्यूशन ये क्या है? लो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, अंदर ज्यादा है सेल के अंदर, तो बाहर से अंदर मूव करेगा हमारा वाटर या पानी, जो भी सॉल्वेंट है वो मूव करेगा। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल के होगा, और जिससे सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, मींस फूल जाएगा, ठीक है, स्वेल हो जाएगा और बस्ट कर जाएगा, इवेंचुअली क्या हो जाएगा? बस्ट कर जाएगा। तो ये आरबीसी है हमारा, उसके अंदर वाटर घुसेगा, क्यों? क्योंकि अंदर की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और ऑस्मोसिस में हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ाई है कि जहां पर हायर कंसंट्रेशन है, टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो ये मूव करेगा, स्वेल करेगा और बस्ट हो जाएगा आरबीसी। अब तीसरे बीकर में क्या बात कर रहे हैं हम लोग? तीसरे बीकर में हम लोग बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अब बाहर वाले सॉल्यूशन में ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। अब अगेन अब क्या होगा? सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम
लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट के टर्म्स में हम लोग पूरे में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम अंदर से बाहर जाएगा सब, जब ये अब सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा, है ना, क्योंकि अंदर कम है, बाहर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम अंदर से टुवर्ड्स द बाहर साइड, आउटर साइड मूव करेगा, ठीक है। सॉल्वेंट जैसे ही अंदर का जो भी पानी है साइटोप्लाज्म में, जो भी वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट है, वो निकलेगा और बाहर वाले सॉल्यूशन में आएगा, जिससे होगा क्या, सेल का वॉल्यूम जो श्रिंक कर जाएगा, वॉल्यूम दब जाएगा, पिचक जाएगा सेल, ठीक है, डैमेज हो जाएगा सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनेशन। याद रखना, इसको क्रेनेशन बोलते हैं। यहाँ पर हीमोलाइसिस होगा। क्यों हीमोलाइसिस होगा? आरबीसी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बस्ट हो रहा है, आरबीसी हमारा यहाँ पर बस्ट हो रहा है, याद रखना, आरबीसी ये बस्ट हो रहा है, ओके। क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सेल बस्ट हो जाएगा, उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं। अगर कि लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ओके, ब्रेक होना, मींस हीमो का मतलब आरबीसी, आरबीसी का टूटना इज हीमोलाइसिस, ठीक है। क्रेनेशन क्या होता है? आरबीसी का श्रिंक होना, इसको बोलते हैं क्रेनेशन। तो हाइपरटोनिक में क्रेनेशन होता है, हाइपोटोनिक में आरबीसी बस्ट होता है, हीमोलाइसिस होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा आरबीसी नॉर्मल शेप इन साइज का ही होता है, जैसे बाइकॉन्केव शेप का होता है आरबीसी। क्लियर है? यहाँ तक वही पूरे एक्सप्लेनेशन दिया है ऑस्मोसिस के एग्जांपल में, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव पैसिव प्रोसेस में पढ़ लिया। मेन डिफरेंस क्या है? जहां पर एटीपी ना इस्तेमाल हो वो पैसिव प्रोसेस, जिसमें एक्टिव एटीपी इस्तेमाल हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों एटीपी इस्तेमाल करेगा? क्योंकि उसको जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, उसको सोल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से उठा करके उसको सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाना। जब कभी भी लो से हाई की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं अपहिल, अपहिल क्या होता है? जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते तो ज्यादा एनर्जी की नीड होती है क्योंकि लोअर से हाई तरफ जा रहे हैं, और जब पहाड़ से उतरते कि कोई ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं पड़ती। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी कंसेप्ट है। अपहिल क्यों बोले? क्योंकि सोल्यूट के अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं हम लोग, अगेंस्ट जा रहे मीन्स लो से हाई कंसंट्रेशन पे जा रहे, तो अगेन हम लोग को एटीपी चाहिए होती है। अगर हाई से लो कंसंट्रेशन पे मूव करे तो कोई एटीपी की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसलिए कभी भी लो से हाई की तरफ मूव करेंगे तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है, और उसको ही बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखना। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको एक्टिव बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जो भी कैरियर प्रोटीन है उसको एनर्जी चाहिए होगी एटीपी से टू ट्रांसपोर्ट दी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल्यूल, ठीक है। ये चीज है। टू सोर्सेज ऑफ सेलुलर एनर्जी कैन बी यूज। अब एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए होगी ट्रांसपोर्ट करने की, वो दो जगह से आएगी। एक तो सीधी एटीपी से आएगी, डायरेक्ट एटीपी को तोड़ो, एटीपी एंजाइम तोड़ेगा, एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। दूसरी चीज, हम लोग ना दूसरी की एनर्जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की एनर्जी को हम लोग दूसरे ये सब्सटेंस की मूवमेंट में यूज करेंगे। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एन आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज स्टोर्स इन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखना, कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो सीधा एनर्जी लेगा एटीपी से, सेकेंडरी वो होता है जो किससे एटीपी लेगा, एनर्जी। सेकेंडरी क्यों बोला है? क्योंकि इनडायरेक्ट एटीपी यूज कर रहा है। कैसे इनडायरेक्ट यूज कर रहा है? ध्यान से सुनना, जो भी हम लोग ने एटीपी इस्तेमाल करके आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रखा है, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रखा है, जो भी आयनिक आयंस के अपने कंसंट्रेशन स्टिप रहेंगे। मान लो सोडियम पोटेशियम पंप अपने पहले भी पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, उसने क्या किया, 3 सोडियम को बाहर फेंका और ये 2 सोडियम पोटेशियम को अंदर ले लिया सेल में, ठीक है। अब होता क्या, इससे ना सोडियम का भी अपना कुछ ग्रेडियंट बना रहेगा, ठीक है। बाहर सोडियम ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो कुछ इसका भी कुछ ग्रेडियंट स्टिफनेस बना होगा, पोटेशियम का भी बना होगा। तो आयंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है, हाई टू लो बना हुआ है, तो उसके अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। याद रखना, ध्यान से सुनना, अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, ये आगे वाले स्लाइड में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको रीड करना है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है।
ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आयंस का ना ये जो पहले बात तो एटीपी का इस्तेमाल करके आयन का पहले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे, एटीपी का इस्तेमाल करके पहले आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेंगे। अब आयंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किया, मान लो आप ये आपको पता होगा ये उसको क्या बोलते हैं, डैम। हाँ, डैम में वाटर स्टोर करके रखते हैं, उसके अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ रहता है, और नीचे पानी कम है और ऊपर पानी ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे ही डैम का गेट खुला पानी सीधा फ्लो कर जाएगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है, ठीक है। और वही हम लोग सेम आयंस के केस में यहाँ पर बना रहे कि सोडियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, सोडियम का कंसंट्रेशन एकदम ज्यादा कर दिया बाहर और अंदर कम कर दिया सेल के, जिससे इसका ग्रेडियंट बना हुआ है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। अब इसकी एनर्जी को, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके जो दूसरा सब्सटेंस है, मान लो ग्लूकोज, उसको ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करने के लिए, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए। ये एनर्जी सीधी एटीपी से आ सकती है, जिसको हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। दूसरी चीज मैं बात करूं, ये एनर्जी हम लोग इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं। पहले तो आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे एटीपी का इस्तेमाल करके, और जो ग्रेडियंट बना उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके कोई दूसरे सब्सटेंस के मूवमेंट में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे डायग्राम में आपको समझाता हूं, ओके। अब ध्यान से सुनना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जिबिटेड ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इन सैचुरेशन, जो सैचुरेशन तक मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट करता है, याद रखना, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट करता है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है एमसीक्यू पर्पस में। अब ध्यान से सुनना, हाँ, यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है, सिंपल आगे एक्सप्लेन अगेन करूंगा ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच का डिफरेंस। सोडियम एंड पोटेशियम, H, हाइड्रोजन, कैल्शियम, आयोडाइड, ये सब जितने भी आयंस है, मोनोसेकेराइड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो ये सब की आयंस के मूवमेंट में, फ्रक्टोज के मूवमेंट में, ग्लूकोज के मूवमेंट्स में, अमीनो एसिड्स के मूवमेंट्स में, सबके लिए एनर्जी चाहिए होती है सेल को अंदर पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली। तो ये सीधा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, जैसे लिपिड्स हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं, तो इनके लिए प्रॉपर्ली लिपिड्स में चैनल होना चाहिए फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये सेम चीज है, इसको पंप भी बोला जाता है। पंप बोला जाता है क्योंकि पूरे बॉडी, चलो मैं पहले ये बता देता हूँ, जो पूरे बॉडी में एटीपी बनता है, जितना भी एटीपी बनता है उसका 40% हमारा ये पंप में यूज होता है, हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ही पंप बोलते हैं। क्यों पंप बोलते हैं, बेसिकली ये पंप करता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप आपने पढ़ा होगा, ये सोडियम 3 सोडियम को बाहर पंप करेगा, 2 सोडियम को अंदर पंप करेगा, ठीक है, सेल्स के। तो यही चीज पंप भी बोले जाते हैं, कैरियर प्रोटीन्स को पंप भी बोला जाता है। तो कैरियर प्रोटीन्स दैट मीडिएट द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने वाला कैरियर को हम लोग पंप बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी का इस्तेमाल करेगा। तो इसके पास ना एटीपी ऐसा एक ना पार्ट होता है, एटीपीएस ऐसा एंजाइम होता है जो कैरियर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो करते हैं, उनके जो कैरियर प्रोटीन है उनके पास लगा होता है ये एटीपीएस। ये एंजाइम है जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। अनदर नेम क्या है पंप का, सोडियम पोटेशियम पंप का, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी बोलते हैं, क्योंकि वो एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम पोटेशियम का मूवमेंट करवाता है। आज मान लो एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ये हमारा ये क्या है, चैनल, यहाँ से ना सोडियम है जो एटीपी का इस्तेमाल करके, ये कैरियर प्रोटीन एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम को क्या करेगा, सोडियम को अंदर खींचेगा, और ठीक है, एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम का ग्रेडियंट बना रखा है, ठीक है, इस पंप ने, ये जो पंप है एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम का ग्रेडियंट बना रखा है। अब जैसे ही सोडियम को थोड़ा जगह मिलेगा, ट्रांसपोर्ट होने के लिए जगह मिलेगा, तो वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तो मूव करेगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सोडियम की, जब वो अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो साथ में ना इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज भी इसके अंदर चले जाएगा। तो ये चीजें, तो दूसरा सब्सटेंस पहले वाले सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल के अंदर। तो ऐसा होता है काम, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक्सप्लेन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये रहा इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली यूज किया जाता है एनर्जी को, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एनर्जी सेट किया जाता है और उससे एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है, उसके ग्रेडियंट की एनर्जी को इस्तेमाल करके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इनडायरेक्टली तो यूज ही हुआ ना, मान लो ये 3 स्टेप में हो रहा है और वो पहला वाला 2 स्टेप में हो रहा है, तो ये तीसरे स्टेप वाला, सॉरी ये वाला एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये समझेगा नहीं आपको, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यूज कर रहा है क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पहले तो ग्रेडियंट सेट होगा, उसके जो ग्रेडियंट से जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई रहेगी, जो पानी के अंदर वाटर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो डैम में स्टोर्ड रहती है, वैसे सोडियम और हाइड्रोजन ग्रेडियंट में स्टोर्ड रहेगी और इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके दूसरा सब्सटेंस मूव करेगा सेल के अंदर, इसलिए बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से सुना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ से सीधा एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, ये कैरियर प्रोटीन सोडियम को बाहर फेंक रहा है, पोटेशियम को अंदर ले रहा है। अब इसकी ये क्या होगा, बाहर ज्यादा होगा, सेल्स के अंदर कम होगा, इसका खुद का ग्रेडियंट बन गया। अब इसका ग्रेडियंट बन गया मींस इसके पास एनर्जी, इसके पास थोड़ी भी जगह मिली, ये सोडियम अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, और जैसे ही मूव करेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके हेल्प से ये जो ग्लूकोज है अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मींस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर लेगा इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके। पहले तो एनर्जी लगी इसको सेटअप करने के लिए, फिर ये ग्लूकोज इसकी एनर्जी के साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसकी ग्रेडियंट की एनर्जी के साथ। अब समझा, सिंपोर्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल जब सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंटीपोर्ट क्या होता है, जब 2 मॉलिक्यूल्स डिफरेंट ट्रांसपोर्ट में मींस डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट नहीं है ना? चलिए तो रिवाइज करवा देता हूँ, हम लोग ने पढ़ा क्या क्या पूरा। चलो आग बंद करो, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है वो सीधा सॉल्वेंट के मूवमेंट होता है। इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से होगा, अगर इसके 2 डेफिनेशन, सॉल्वेंट का मूवमेंट अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, ये एक तरीके का पैसिव प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, ये पहला डेफिनेशन था। और सेकेंड डेफिनेशन है, अगर सॉल्यूट के टर्म्स में बात करूं तो सॉल्यूट के लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, बिल्कुल सही, तो सॉल्यूट के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा सॉल्वेंट, ये भी एक तरीके का डेफिनेशन है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस के बाद हम लोग ने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी मैंने बताया एटीपी का इस्तेमाल करके ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएगा और इसी ग्रेडियंट की एनर्जी का इस्तेमाल करके दूसरा सब्सटेंस मूव करेगा इसकी एनर्जी के हेल्प से, वो होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मींस इसको एक्टिव, इसमें एटीपी कहाँ यूज हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, ठीक है, याद रखना। तो प्राइमरी एक्टिव में तो सीधा एटीपी यूज हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिव में पहले प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी एनर्जी से जो जनरेट हुआ ग्रेडियंट, उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके दूसरा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट आपको बता दिया। सिम्पोर्ट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट और 2 डिफरेंट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक, अभी कोई डाउट नहीं है? ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, दोनों को याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया इन दोनों को क्या बोलते हैं, मिला करके इनको बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। को ट्रांसपोर्ट में 2 मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में और दी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया हमारा, इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद एचपी कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय भारत, बाय। वीडियो समझे कि नहीं बताना, और नोट्स इसके सबके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। डिटेल नोट्स है, डिटेल लेक्चर है, आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स के नोट्स है, याद रखना, ठीक है। चलिए।